हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 10 होगा। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिया है। जाके नीचे सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, 1 से 9 तक जाकर आप वहां पर देख लीजिए। यहाँ पर लेक्चर नंबर 10 भारत छोड़ो आंदोलन से अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, यहाँ पर है लगभग समाप्ति होने वाला है। एक लेक्चर और आपका आएगा, इसके बाद आपका जो पूरा पीडीएफ है, जहां से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था भारत में, और यहां तक आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और डेली पीडीएफ दिया ही जाता है। कंप्लीट पीडीएफ में जो कंपाइल करके मिलता है उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका ये सीरीज चल रहा है, ये घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है उसी का नोट्स बनाया जाता है। कुछ छोड़ा नहीं जाता, सब कुछ ले लिया जाता है। इसको करने के बाद आप जाइएगा, जिससे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा और आपको काफी कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो हम एक बार पीडीएफ आपको दिखा देते हैं। इसी प्रकार से सभी पीडीएफ बनाए गए हैं, सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर वहां पर डाउनलोड करके मतलब पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसका एक ही बेनिफिट होगा आपको, जब आपका पेपर नजदीक होगा, चाहे पीसीएस का, बीपीएससी का, या आपका आरओ यारो का, किसी का भी पेपर अगर नजदीक होगा, अगर इस पीडीएफ को आप 2 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन बुक को आप 2 घंटे में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए बेस्ट आपको पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आपके एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब से हमको काफी मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अन्य सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। अब 1-2 दिन में आपका बायोलॉजी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कल आपका हो सकता है 10 बजे मॉर्निंग में आपका आई दृष्टि एमसीक्यू आएगा, ठीक है। बहुत लगभग 500 प्लस क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है। तो आप प्लीज उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 शब्द होता है, एक सर्वोदय शब्द होता है, एक सर्वोदय समाज शब्द होता है। अगर हम पूछें आपसे कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे जी ने किया था, सर्वोदय समाज की स्थापना। अगर मैं कहूं सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो इस 2 वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, सर्वोदय समाज पूछे, विनोबा भावे बताइएगा। और सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये गांधी जी के आदर्शों पर ही विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। गांधी जी के आदर्शों को प्रचार करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, एंटर करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, जो एक सफल आंदोलन माना जाता है, और भी गांधी जी के और आंदोलन के कंपेयर में ये एक सफल आंदोलन माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। कहां पर, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। कब हुई थी, 6 से 14 जुलाई 1942 के मध्य, ठीक है। 1942 के मध्य ये बैठक हुई थी। तो आपके पेपर में एक बार पूछा गया था 6 जुलाई को, एक बार पूछा गया था 14 जुलाई को। तो दोनों ही याद रखेंगे, 6 से 14 के बीच में ये बैठक हुई थी कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में। तो कोई भी आपको डेट दे सकता है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। अभी देखिए, पारित प्रस्ताव किया गया, लेकिन स्वीकार कब किया गया था, अभी मैं आगे आगे बताऊंगा स्वीकार कब किया गया था। नारा क्या था इस प्रस्ताव का, करो या मरो का नारा। याद रखिएगा, इसका नारा क्या था, करो या मरो का नारा। अब देखिए, जो ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, ये कब, कौन से तिथि थी, तो यहाँ पर 14 जुलाई 1942, तो 6 से 14 जुलाई को ये तिथि थी, बैठक हुई थी। स्थान कौन सा, वर्धा था। याद रखेंगे, स्थान कौन सा, वर्धा था। अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष, अब्दुल कलाम आजाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है। ये प्रस्ताव पर क्या पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन।
अब देखिए जो ये बैठक हुई थी इसमें भाग लेने वाले नेताओं का भी नाम याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ पूछ ले कौन सा नेता भाग नहीं लिया था, तो ये भी हो सकता है पूछे, ठीक है। तो देखिए भाग लेने वाले प्रमुख नेता इसमें कौन सा होते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक ठीक है, ये तो थे ही। महात्मा गांधी थे, ठीक है, कौन से? महात्मा गांधी थे। जेबी कृपलानी थे, याद रखेंगे, जेबी कृपलानी थे। सरोजनी नायडू थी। जवाहरलाल नेहरू थे ही, ठीक है, याद रखेंगे। पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जीवी पंत थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रफुल्ल चंद्र घोष थे, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। सैयद महमूद थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, इन सब नेताओं को याद रखिएगा। प्रमुख नेता हैं जो इस वर्धा प्रस्ताव में, जो वर्धा की बैठक हुई थी कांग्रेस कार्य समिति की 6 से 14 जुलाई के मध्य, यहाँ पर भाग लिए थे और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं जो जो ये प्रस्ताव पारित किया गया था कहाँ पर स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई, कब बैठक हुई? 7 से 8 अगस्त 1900 बैठक की, ये वार्षिक बैठक थी, ठीक है। कहाँ पर ये बैठक हुई थी, स्थान कौन था? ये ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये कब स्वीकार हुआ? तो यह वर्धा प्रस्ताव यहाँ पर स्वीकार हुआ जो 7 से 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। स्थान था ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है ग्वालियर टैंक से रिलेटेड, ठीक है, कि ये कहाँ पर, ये जो ये मतलब बैठक हुई थी, ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस की 7 से 8 अगस्त, उसका स्थान क्या था? तो उसका स्थान क्या था? ये ग्वालियर टैंक, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी 8 अगस्त 1942 को। वर्धा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। क्यों स्वीकार किया? कुछ थोड़े बहुत संशोधन कर दिए गए थे। जो यहाँ पर प्रस्ताव था इसमें कुछ संशोधन हुआ था और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, याद रखें। किस इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था? घोषणा क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई थी। अब देखिए भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है, इस भारत छोड़ो प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को दिया कौन था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को दिया कौन था? जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही प्रस्ताव ये लाया था। समर्थन कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। प्रस्तावक, याद रखिए, यहाँ प्रस्तावक होना चाहिए, ठीक है। प्रस्तावक कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। समर्थन कौन दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे। और आलेख, याद रखेंगे, आलेख, आलेख महात्मा गांधी, याद रखेंगे। लेकिन इनके महात्मा गांधी के सहयोगी भी कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद के सहयोग से। तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद के सहयोग से आलेख किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। समर्थन वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और प्रस्तावक कौन थे भारत छोड़ो प्रस्ताव के? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये याद रखेगा। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में ये संकल्प लिया गया था, कोई भी चीज आप बड़ा करने जाते हैं तो क्या करते हैं? आप संकल्प लेते हैं। तो क्या संकल्प लिए थे? भारत में ब्रिटिश शासन के तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी। मतलब पूरी तरह से करो या मरो का नारा यही था कि अब पूरी तरह से हमको समाप्त ही कर देना है, ठीक है। तो इसमें कोई ऊहापोह नहीं, मतलब ये नहीं कि अब डोमिनियन दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, उसमें कुछ नहीं। अब हमको क्या करना है? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। गांधी अंग्रेजों की वापसी के बाद भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन इसी में भारत छोड़ो में संकल्प लिया गया था, ठीक है। फांसीवाद और साम्राज्यवाद के सभी रूपों के विरुद्ध खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा। तो उस समय फांसीवाद, साम्राज्यवाद बहुत आगे बढ़ रहे थे, तो उन सबको भारत भारत को खुद से बचाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी। और यहाँ क्या, अंग्रेजी शासन ने के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावित था, ठीक है। तो ये याद रखिए, मतलब ये संकल्प लिया गया था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ और प्रगति, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का ये का प्रारंभ है, प्रारंभ एवं प्रगति, ठीक है। तो ये क्या है? अब देखिए
आरंभ तिथि क्या थी? 9 अगस्त 1942। देखिए हर जगह 2 चीज़ें पूछी जाती है कि ये आरंभ कब हुआ, तो कहीं-कहीं 8 अगस्त दिया रहता है, कभी-कहीं 9 अगस्त दिया रहता है, तो जो भी दिया रहे क्योंकि वो मिडनाइट को हुआ था, ठीक है? तो इसीलिए 8 और 9 अगस्त में कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 9 अगस्त, 8 अगस्त दोनों ही याद रखिएगा, जैसे ही ऑप्शन रहेगा वैसे ही लगा दीजिएगा, ठीक है? ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है? ऑपरेशन देखिए जब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें गांधी जी और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। कौन-कौन से कैद स्थल को थे और व्यक्ति थे? कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको कैद करके कहाँ रखा गया, इनको कैद करके कहाँ रखा गया? तो यहाँ पर देखिए आगा खां पैलेस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो पूना में है। ये गांधी जी और सरोजिनी नायडू को, ठीक है? आगा खां पैलेस में किसको किसको रखा गया? गांधी जी को रखा गया और सरोजिनी नायडू जी को रखा गया आगा खां पैलेस में। अहमदनगर किला में किसको रखा गया? जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। अबुल कलाम आजाद को रखा गया। गोविंद बल्लभ पंत को रखा गया। डॉक्टर पीसी घोष को रखा गया था। पट्टाभी सीतारमैया को, सैयद महमूद को, जेबी कृपलानी के, जो यहाँ पर, ठीक है? तो पीसी ये घोष यही है, जीबी पंत, सैयद महमूद, राजेंद्र, ये पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है? तो इन सबको यहाँ पर रखा गया अहमदनगर किला में। तो इन सबका पूछ लेता कि जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पर किस किले में कैद करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन को, तो अहमदनगर किला बताएंगे। गोविंद पंत को अहमदनगर। अब बीपीएससी वाले देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत को अहमदनगर किला, और ये अब्दुल कलाम आजाद को अहमदनगर किला। बीपीएससी वाले सबसे ज्यादा पूछा गया आपके पेपर में कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो बांकीपुर जेल, ठीक है? पटना में है बांकीपुर जेल, यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था, बांकीपुर जेल। शिव कुमार और रामानंद, शिव कुमार रामानंद को हजारीपुर, ठीक, हजारीबाग में रखा गया था। कहाँ पर? हजारीबाग में। अब देखिए सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, जैसे आज भी कोई चीज, कई दंगे हिंसा होते हैं, तो कुछ क्षेत्र होते हैं जो बहुत प्रभावित होते हैं। तो उस समय कौन कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो बंबई, बंगाल, ये सब तो रहेंगे क्योंकि यहीं पर अंग्रेजों का ज्यादा प्रभुत्व था। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं मद्रास, ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे। और स्वतः स्फूर्त आंदोलन, ठीक है? शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। अब देखिए क्या हुआ, स्वतः स्फूर्त आंदोलन मतलब ये आंदोलन अपने आप भयावह हो गया, अपने आप इस ये उग्र रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि जो शीर्ष नेताएं थे, जो सभी लोगों के लोकप्रिय नेता थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश हो गया, और वो जो आम जनता थी निस्वार्थ भाव से आगे आई, ठीक है? तो ये स्वतः स्वपूर्थ आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर ये देखिए कांग्रेस रेडियो, कई बार ये आपके पेपर में पूछा जाता है। राम मनोहर लोहिया जी नियमित रूप से प्रसारण करते थे, ठीक है? राम मनोहर लोहिया का नाम आता है, उषा मेहता का नाम आता है। इस समय संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्यता थी, ठीक है? उषा मेहता। तो अगर जो नियमित रेडियो का जो मतलब भूमिगत रेडियो था, मतलब बताते थे कि हाँ हाँ ये यहाँ पर आप इकट्ठा होइए। जैसे आज के यहाँ पे सोशल मीडिया है, तो ये हो सकता है कि सोशल मीडिया से हर चीजें फैल जाती हैं। उस समय सोशल मीडिया कुछ नाम था ही नहीं, सिर्फ रेडियो से ही सब कुछ हो सकता था, ठीक है? तो कांग्रेस रेडियो, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं लुई फिशर के बारे में, देखते हैं। देखिए बहुत बार पूछा जाता है इस आंदोलन के समय गांधी जी के कौन, मतलब पत्रकार कौन थे इस आंदोलन के समय? तो अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पत्रकार कौन थे? ये अमेरिकी पत्रकार थे, लुई फिशर, ठीक है? महात्मा गांधी के जीवनीकार थे लुई फिशर, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ भी थे। भारत की स्वतंत्रता की मांग ये हमेशा करते थे, ठीक है? अमेरिकी पत्रकार थे और भारत की स्वतंत्रता की मांग करते थे, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए करो या मरो का नारा दिया गया था। देखिए बहुत जगह लिखा रहता है करो या मारो का नारा किस दिया था? तो ये महात्मा गांधी। देखिए नारा तो महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन अगर पूछा जाए ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली के द्वारा, याद रखिएगा।
यूसुफ मेहर अली, लेकिन बहुत बार पूछा गया है गांधी जी। तो ये आपके एमपीपीसी 2018 का पेपर देखेंगे, एमपीपीएससी। तो एमपीपीसी 2018 के पेपर में यही दिया गया था कि करो या मरो का नारा दिया गया था। तो हाँ, ऑप्शन लगाना था आपको यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा, लेकिन गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, महाभारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा गया था। ठीक है, वायसराय लिनलिथगो ने, तो जो उस समय वायसराय था लिनलिथगो, उसने कहा था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। ठीक है, तो ये सही बात भी है कि जो 1857 के बाद अगर देखा जाए सबसे गंभीर रूप से अगर विद्रोह कोई कहा जाए तो ये भारत छोड़ो आंदोलन ही था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण आंदोलन फरार, मतलब जो जयप्रकाश भारत छोड़ो आंदोलन के जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे किस जेल से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। तो जयप्रकाश नारायण कहाँ से भाग निकले थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा था, तो ये पृथक रहा था। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक संघ है वो भारत छोड़ो आंदोलन का साथ दिया था या नहीं दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था, मतलब वो सपोर्ट नहीं किया था। कौन? ये स्वयंसेवक संघ ने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन था। ठीक है, तो कहाँ पर गांधी जी ने संबोधन किया था? मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी ने संबोधन किया था। उसके अनुसार पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार प्रस्ताव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो पट्टाभी सीतारमैया जी कह रहे थे कि वास्तव में गांधी जी क्या थे? उस दिन अवतार, मतलब किसी के अवतार हैं, या पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर, देखिए जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो सभी को मतलब कैद कर लिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन बीमारी का मतलब गांधी जी बीमार थे, उसके कारण गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। कब रिहा कर दिया गया था? 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, ये सब फैक्ट है। अब आपका जो पेपर जैसे बन रहा है इसी टाइप से पेपर बनता है जो अब आपका स्टेटमेंट में पेपर आएंगे। ठीक है, जो भी आपका टफ पेपर बनेगा स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय क्या था? कुछ समांतर सरकारें गठित हुई थी हर क्षेत्र में। तो उस समांतर सरकार में कौन कौन से? तलचर था अवस्थित, उड़ीसा में है तलचर। ठीक है, या अवधि क्या है? कुछ समय तक समांतर सरकार बनाई थी, मतलब यहाँ पर कुछ समय उस समय खुद का शासन चलाते थे। तो ठीक है, कहाँ है? तलचर उड़ीसा में है, यहाँ पे समांतर सरकार बनाई थी। और तालचर और तामलुक में अंतर समझिएगा, जो तामलुक है ये मिदनापुर वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, तो तामलुक और तलचर में अंतर समझिएगा। तलचर पूछे तो उड़ीसा बताइएगा, तामलुक पूछे तो मिदनापुर बांग्लादेश बताएंगे। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, नहीं तो एक समझ लें। ठीक है, तलचर और तामलुक। अब देखिए बलिया देखेंगे, बलिया क्या देखेंगे? अगस्त 1942 में नेतृत्व चित्तू पांडे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यही पूछा गया है कि बलिया में किसकी सरकार, किसके नेतृत्व में बनी थी समांतर सरकार? तो किसके नेतृत्व में समांतर सरकार बनी थी? तो ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी थी अगस्त 1942 में। अब देखिए सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, सतारा की समांतर सरकार। ठीक है, अवस्थित कहाँ है? महाराष्ट्र पता होगा। ये तलचर और तामलुक याद रखिएगा, यही दोनों आपका वो कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, और ये सतारा बलिया आपको पता होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अवधि क्या थी? अगस्त 1943 से 1946 तक, मई तक ये अवधि थी सतारा की। सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ठीक है, सरकार प्रति याद रखिएगा सबसे लंबे समय तक ये जो सरकार थी ये चलने वाली थी, प्रमुख नेता थे बी वाई चौहान और नाना पाटिल। ठीक है, तो याद रखिएगा बी वाई चौहान और नाना पाटिल थे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कौन में? सतारा में। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से बताया?
सतारा बताया, तलचर बताया, बलिया बताया और तामलुक, यहाँ पर समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस या आजाद हिंद फौज, बहुत इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस की अगर जन्मतिथि देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है, इनकी जन्मतिथि देखते हैं 23 जनवरी 1997 में ये पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 23 जनवरी 1997 में ये पैदा हुए थे। जन्म स्थान कौन था? कटक उड़ीसा इनका जन्म स्थान था। कहाँ पर? कटक उड़ीसा इनका जन्म स्थान था। इस स्नातक उपाधि वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त कर दी थी और ये भारतीय नागरिक सेवा 1920 में उत्तीर्ण किए थे। याद रखिएगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, ये 1900 तैयारी कर रहे हैं, उसकी ये इन्होंने परीक्षा कब पास की थी? वर्ष 1920 में उत्तीर्ण किए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? 1938 में। कहाँ पर? हरिपुरा, जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष थे। और यह वर्ष 1939 में त्रिपुरी, ठीक है, वहां पर त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, हरिपुरा कहाँ है? वो ये गुजरात में है। ठीक है, वहां पर ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे त्रिपुरी में। वहां पर ये क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए थे, गांधी जी से नाराज हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर त्रिपुरी में 1939 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब देखते हैं संस्थापक। इसके बाद स्थापना किसने की, किसका किए थे? इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी में, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। और फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना कब किया गया है? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। अब देखिए विशेष क्या है, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमांड, तो अभी आजाद हिंद फौज की कमांड आगे हम देखेंगे पूरे डिटेल में। उपाधि क्या दिए थे? नेताजी की उपाधि इनको मिली थी लोगों के द्वारा, नेताजी की उपाधि। अगर देश नायक की उपाधि बताया जाए कि देश नायक की उपाधि इनको कौन दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको देश नायक की उपाधि दी गई थी। देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कैसे याद रखेंगे? अब देखिए यहाँ पर नायक वर्ड लिखा गया था, देश देश दोनों में है। यहाँ पर लिखा गया नायक, तो ना से नायक, ना से नाथ, नाथ नायक एक ही याद रखिएगा। अगर नायक पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, और देशभक्तों का देशभक्त ये महात्मा गांधी याद रखिएगा, महात्मा गांधी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, ठीक है, अस्थायी सरकार का गठन किया था आजाद हिंद सरकार। ठीक है, आजाद हिंद सरकार का। ठीक है, तो अभी उसको आगे हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ पर? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। अब देखते हैं, यहीं पर देखें आजाद हिंद का। अब देखेंगे हम आजाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा। ठीक है, कैसे इसका गठन हुआ। बहुत बार आप कंफ्यूज होंगे राज बिहारी बोस में या कैप्टन मोहन सिंह में, या आप कंफ्यूज होंगे सुभाष चंद्र बोस जी में। ठीक है, तो आज मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए शुरू शुरू में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जो 1942 में, ठीक है, फॉर्म हुई थी ये। और इसका औपचारिक घोषणा कब किया गया था? जुलाई 1942 में इसकी औपचारिक घोषणा किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। मार्च और अप्रैल में ये फॉर्म हुआ था, लेकिन घोषणा जुलाई 1942 में किया गया था। इसका गठन किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी का। इसके बाद देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पिक्चर में कब आया। देखिए मलय क्षेत्र, जो दक्षिण एशियाई देश है, वहां पर मलय देश है, वहीं पर कुछ भारतीय रहते थे। कुछ नहीं, बहुत से भारतीय रहते थे। उन भारतीयों के द्वारा एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम क्या था? आल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या नाम था? आल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसका गठन किया गया था। अब रास बिहारी बोस किस लिए कब आए? क्योंकि रास बिहारी बोस को इसके अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया गया कि आप इसके अध्यक्ष बनिए। ठीक है,
मतलब बताया गया कि आप इसके अध्यक्ष बनिए, आमंत्रित किया गया, ठीक है। तो जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन हुआ, ठीक। उसमें क्या हुआ, काउंसिलिंग ऑफ एक्शन और प्रतिनिधित्व समिति का गठन किया गया। इसमें क्या किया गया, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस कर रहे थे, और इंडियन नेशनल आर्मी जो कैप्टन मोहन सिंह की थी, दोनों के मध्य एक समन्वय स्थापित हुआ, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जब इन दोनों के मध्य एक समन्वय स्थापित हो गया और ये इंडियन नेशनल आर्मी चलने लगी, बाद में क्या हुआ, जापानियों और किसके बीच में, ये सैनिकों, जापानियों और मोहन सिंह के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ, ठीक है। क्या वैचारिक जो मतभेद उत्पन्न हुआ, तो क्या किया गया, ये आईएनए को, मोहन सिंह ने क्या किया, आईएनए को विकसित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद क्या हुआ, मोहन सिंह को 1942 में जब उन्होंने घोषणा कर दी, तो रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। किसको, 1942 में, याद रखिएगा, 1942 में मोहन सिंह को, किसको, मोहन सिंह को रास बिहारी बोस ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आईएनए, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आईएनए, उसका नेतृत्व रास बिहारी बोस ने किसको दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, ठीक है, ठीक है। किसको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने 2 दिन बाद, लगभग 4 जुलाई, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। किसका, इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। और उन्होंने इसको हिंदी में क्या कहा, राष्ट्र, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से अभी भी जानते हैं, चाहे इंडियन नेशनल आर्मी बोलिए, चाहे आजाद हिंद फौज बोलिए, ठीक है। तो इसकी वही रूपरेखा है, ठीक है। पहले जो कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की ही स्थापना की थी। इसके बाद बीच में एक और संगठन आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस कर रहे थे। बाद में जो इंडियन नेशनल आर्मी से किसको, उनको हटा दिया गया, किसको, ये मोहन सिंह को, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। और इसमें इनके किसको लाया गया, सुभाष चंद्र बोस जी को लाया गया 1943 में, 4 जुलाई, सिंगापुर में। 19 जुलाई, वो 4 जुलाई को 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंपा गया, ठीक है। बस इतना ही आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें याद रखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किए थे, ये याद रखिएगा। सुविधा के लिए इसे द इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हिंदी में आजाद हिंद फौज कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं, लाल किला एक मुकदमा चल रहा था, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाल किला मुकदमा क्या है, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं हुआ, यहाँ से होगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको सही करके दिए दिया जाएगा, ये देखें। अब देखिए, यहाँ पर अभियुक्त कौन थे, बहुत बार पूछा गया है, इसमें अभियुक्त कौन थे लाल किले मुकदमा में, ठीक है। तो कौन कौन अभियुक्त थे इसमें, तो राशिद अली, जिनको 7 वर्ष की कारावास हो रहे थे। ये यहाँ पर आर ओ के लिए जो बच्चे होंगे, वो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आर ओ में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। राशिद अली, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है, याद रखिएगा, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है, और शाहनवाज, इनको आजीवन निर्वासन कर दिया गया था, तीनों लोग को। और राशिद अली को 7 वर्ष का कारागार भेज दिया गया था, ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसमें एक नाम और याद रखेंगे, शौकत अली मलिक। शौकत अली मलिक कौन थे, तो जो ये आईएनए था, इसके गुप्तचर सेवा के प्रमुख अधिकारी थे। मतलब जो गुप्तचर थे, गुप्तचर होते थे, जैसे आज आईबी होती है, वैसे वहां पर आईएनए की एक गुप्तचर सेवा थे, उसके ये प्रमुख अधिकारी थे। कौन थे, शौकत अली। मैं लिख देता हूँ इनके बारे में, 2000 आर या 2017 में क्वेश्चन आया है शौकत अली के बारे में, ठीक है। शौकत अली, तो ऑप्शन में क्या गया था, मेजर जनरल शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सागल दिया गया था, और शौकत अली दिया गया था, 3 नाम दिया गया था, ठीक है। शाहनवाज खान भी दिया गया था, ठीक है, लेकिन करतार सिंह एक नाम दिया गया था, वो करतार सिंह इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है।
तो याद रखिए, इन सबका नाम याद रखेंगे, चारों लोग का नाम याद रखेंगे। राशिद, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज शौकत अली, चारों पांचों लोग का नाम याद रखेंगे। ठीक है। आजाद हिंद फौज बचाव समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था? भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, जिसको लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, सदस्य आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बचाव समिति के सदस्य अगर पूछा जाए तो आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रमुख तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, या चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए, कमांडर इन चीफ मार्शल सर फील्ड आचिन लेक ने, ठीक है, याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लाउड आर्चिन लेक ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किले मुकदमे की सजा को माफ कर दिया। तो किसने माफ किया था, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्योंकि इस पर इतना विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, जो सिख है, तीनों के लोग यहाँ पर ये बनाए गए थे अभियुक्त। ठीक है, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं था ब्रिटिश के पास। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, जो इसके कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लाउड आचिन लेक, याद रखिएगा, सर फील्ड चीफ मार्शल सर क्लाउड आचिन लेक इन्हीं ही थे जिन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इनके सजा को माफ कर दिया। जैसे आज आप पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल माफ करते हैं सजा को। ठीक है, तो इन्होंने ही माफ कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। ये कब आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। शिष्टमंडल, ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहा था, कई बार पूछा गया था, बार बार पूछा गया है। इसके अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस कर रहे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री थे, यही कर रहे थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सदस्य कौन थे? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। ये एवी एलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री थे। और बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे सदस्य के रूप में। सुझाव क्या दिया था? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। प्रस्ताव के मुख्य बिंदु, तो ये आपके स्टेटमेंट में पूछता है कि क्रिप्स मिशन या आपके यहाँ पर ये ये कैबिनेट मिशन के प्रमुख बिंदु कौन से हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो मतलब कैबिनेट मिशन में कहा कि पाकिस्तान की जो मांग है वो बेकार है, उसको मांग को पूरी तरह से इनकार कर दिया गया। तो ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक नोट भी याद रखिएगा, गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। ठीक है, याद रखेंगे, गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। अब देखिए संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा कब से कब थी? 9 से 23 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो अब नहीं पूछेगा, ये अस्थायी और अस्थायी, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया और बहुत बार आ गया है। ठीक है, सभी को रट गया होगा जो भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां क्या हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां। अब देखिए, अगर हम बताते हैं कि स्वराज विधेयक सबसे पहले कब लिया माना गया, तो स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार। ठीक है, तो पहली बार संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी जी का था। मोतीलाल नेहरू इसमें क्या थे? वर्ष 1924 में, याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के प्रमुख संविधान सभा के निर्माण की मांग किए थे। तो ब्रिटिश सरकार के सम्मुख कौन? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग किए थे। एमएन रॉय कौन थे?
औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था। सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में, एम एन रॉय के बारे में ही पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एम एन रॉय ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप प्रदत्त किया था। ठीक है, तो इन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया था। अब देखिए, कांग्रेस का फैजपुर जो अधिवेशन था, तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 में हुआ था। संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या कब की गई थी? तो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था दिसंबर 1936 में, याद रखिएगा, दिसंबर 1936 में कांग्रेस का फैजपुर जो अधिवेशन था, उसी में संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान वर्ष 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये याद रखिए। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधित्व के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था कैबिनेट मिशन योजना में ही बताया गया कि अगर 10 लाख लोगों की का एक जनसंख्या है तो वहीं पर कैबिनेट मिशन योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है, तो यह संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे 296 सदस्य थे। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे। तो निर्वाचित जो हुए थे 208 लोग कहाँ से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। 73 लोग मुस्लिम लीग से थे। 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है, तो संविधान सभा में कितने लोगों का प्रावधान था? 389 सदस्यों का प्रावधान था। अब देखते हैं यहाँ पर, ये याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की 73 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 208। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के जो गठन हुआ था, उसको गठन के लिए निमंत्रण किसको दिया गया था? गठन के लिए निमंत्रण 12 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा, 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा। अच्छा, लॉर्ड बेवेल जानते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये प्रमुख, जो ये अभी वायसराय बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति यही लॉर्ड बेवेल ही था। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेवेल। प्लीज जो लोग नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिल जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड बेवेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया गया था। घोषणा 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब देखिए, अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ठीक है, बाद में थी की गई। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल किए गए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा डेट याद रखेंगे? 16 अगस्त 1946 का डेट याद रखेंगे। कौन सा? 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 का डेट याद रखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ठीक है, अब देखिए, अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को, इसमें जो अंतरिम सरकार में पूरा नहीं लिखे, थोड़ा सा लिखे। खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। विदेश मामला किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ पर आपके जो भी कैबिनेट मिशन से या अंतरिम सरकार से था, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखिए, थोड़ा सा ये पॉलिटी का भी सेक्शन होता है, ये हिस्ट्री का भी सेक्शन होता है। तो हम पॉलिटी में थोड़ा सा डिटेल में करवाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए क्योंकि ये आपके चैप्टर से ही रिलेटेड था। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी के जो भारत का संवैधानिक विकास क्यों हुआ, तो ये कंपनी के शासन हेतु प्रमुख अधिनियम जो लाए गए, तो पहला कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पारित किया गया था। सबको पता है ब्रिटिश सरकार ही द्वारा पारित किया गया था। कंपनी में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, कुप्रशासन था, उसको दूर करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया था।
इसमें प्रावधान क्या कर दिया गया था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी था ये और ये बम्बई प्रेसिडेंसी, ये इसको किसके अधीन कर दिया गया था, इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान था, जिसको इन दोनों को किसके अंतर्गत अधीन कर दिया गया था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर होगा वो बंगाल जो अंग्रेजी क्षेत्र का पूरा अंग्रेजी क्षेत्र का उसके गवर्नर जनरल के अधीन ही होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा, अब देखिए दो चीजें होता है, ये पूछता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी, लेकिन किसके अंतर्गत की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। कौन से इसके प्रथम न्यायाधीश थे, एलिजा एमपी थे। ठीक है, तो याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब 1774 में। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्रमुख प्रावधान क्या था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का कंपनी के मामले में सरकारी निमंत्रण में वृद्धि हुई थी, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति हुई थी, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। तो याद रखेंगे कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान, कंपनी के मामले सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई थी, कंपनी में व्यापार में हस्तक्षेप की नीति लागू की गई थी, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं चार्टर एक्ट 1786 में क्या हुआ था। गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किए कर दिया गया था 1786 के अंतर्गत। क्या कर दिया गया था, 1700 गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद में निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 की क्या बात होती है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, पूरी तरह से नहीं समाप्त किया गया था, जो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के अगले 20 वर्षों के भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार, ठीक है, था। ठीक, मतलब अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व नियंत्रण का अधिकार था, लेकिन कंपनी के जितने भी व्यापारिक अब व्यापारिक का अधिकार क्या होता है, देखिए पहले जो भी व्यापार करता था सिर्फ कंपनी ही कर सकती थी, लेकिन इसमें क्या किया गया, सभी को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। इसीलिए क्या हुआ, जो भारत का जो लघु उद्योग था, कुटीर उद्योग था, वो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि व्यापारों की भीड़ सी आ गई। ठीक है, हमारे यहाँ का सामान कम बिकने लगा, क्योंकि जो भी था वो सभी व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, तो कंपनी को क्या कर दिया गया, चाय और चीन के साथ इनका एकाधिकार बना रहा और सभी को समाप्त कर दिया गया। प्रथम बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए इसी के द्वारा दिया गया, 1813 के द्वारा ही। अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन वाला था वो भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था। कानून बनाने के लिए, याद रखेंगे, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित जिसमें मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। याद रखेंगे, प्रथम विधि सदस्य पूछा जाता है कौन थे, तो प्रथम विधि सदस्य कौन थे, मैकाले ही थे। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे प्रथम विधि सदस्य कौन थे, मैकाले। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू नहीं था, वो जो रैबिट है मेरे मतलब मेरे घर में, वो आके इसी मतलब आपके जो टैब है, टैबलेट है, इसी पे ही बैठ गए थे। ठीक है, तो सॉरी। अब देखते हैं, मतलब मुझको लिखने ही नहीं दे रहे थे ये सब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर फिर से देखते हैं। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल परिषद की में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित कर दिया। मैकाले प्रथम विधि सदस्य था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। चार्टर एक्ट 1833 में कौन था भारत का प्रथम, विलियम बेंटिक था। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, अब देखिए चार्टर एक्ट 1853 देखते हैं। नियंत्रण बोर्ड और उसके 5 अधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा निश्चित होगा। ठीक है, तो ये बता दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। धन कंपनी देगी। डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए जाएंगे। ठीक है, तो 24 से घटाकर 18 कर दिया और 6 क्राउन के द्वारा ये मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो 1853 तक अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है। अब 1853 से जितना वो लगभग आपके जो यहाँ पर लगभग 1919 1936 यहाँ तक पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे चार्टर। ठीक है, जितने भी होंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आपको लगभग एक चैप्टर या 2 चैप्टर मतलब 2 लेक्चर या 1 लेक्चर और आएगा। ठीक है, लगभग 2 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा विविध है, विविध थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो उसमें भी हम देख लेंगे कुछ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज़्यादा नहीं कुछ बचा है, लगभग आपका समाप्ति हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा-सा अब जो आपका मिसलेनियस के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।